नवंबर इज़ एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ और ख़ास तौर पे अगर साल 2024 की बात की जाए तो शेयर योर पर्पल पावर, ख़ास तौर पे जो की टेनेंट्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि एपिलेप्सी कम्युनिटी में आपको ये एहसास हो कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, स्ट्रेंथ, चेंज एंड इम्पैक्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर उज़मा हमीद को, हुज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर एट द डाउ यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो अ फैमिली फिजिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि आज क्योंकि हम अवेयरनेस में हैं एपिलेप्सी की कॉजेज़ क्या हैं एंड बच्चों में और बड़ों में एपिलेप्सी के सिम्टम्स अलग अलग कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिद्रा, इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे आपने इनवाइट किया। सिद्रा, हम एपिलेप्सी की बात करें जिसको आम फहम में हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, तो इसमें बच्चों में और बड़ों में जो कॉजेज़ हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जैसे कि जीन म्यूटेशन, जीन में कोई तब्दीली हो गई या फैमिली में रन कर रहा है या पैदाइश के दौरान माँ कोई पेचीदगी हो गई या पैदाइश से पहले माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी या ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से अगर हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों के अंदर कॉजेज़ थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बड़ों के अंदर अमूमन कोई सर पे चोट लग गई, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, उसमें सर की चोट लगी। इसी तरह से फालिज के बाद इसका ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बच्चों और बड़ों में कॉमन हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस हो गया, जिसमें दिमाग की सूजिश हो गई, इनकेफेलाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसमें हो सकता है। और कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई सरतान जो है वो दिमाग के अंदर है, तो वो बड़ों के अंदर जो है वो कॉज कर सकता है। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि कैल्शियम की कमी, सोडियम की कमी, ये कॉजेज़ हैं जो कि बच्चों और बड़ों के अंदर एपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स बढ़ाते हैं। मेजॉरिटी केसेस के अंदर हमें जो है ना इनका कॉज नहीं पता होता कि किस वजह से हो रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उनकी तरफ ले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले उस्मा ये भी बताइएगा कि क्या एपिलेप्सी इज़ लाइक अ हेल्थ कंडीशन? अगर कभी किसी को एपिलेप्सी का या मिर्गी का दौरा पड़ा तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रिस्क है, कंडीशन है जिसके लिए अद्वियात लेनी पड़ेंगी, इसको मैनेज करना पड़ेगा, या ये वक्ती होते हैं और इनका इलाज मुमकिन है? सिद्रा, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों को समझने की, उनके अंदर आगाही देने की ज़रूरत ये है कि हर दौरा मिर्गी नहीं होता और हर दौरे को आप जब तक एक्सक्लूड ना कर दें तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि ये मिर्गी का दौरा नहीं है। देखिए, हमें साइन एंड सिम्टम्स समझने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं और लोगों की आगाही ना होने की वजह से क्या होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में डिले होता है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट डिले होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो ट्रीटमेंट के आने चाहिए वो नहीं मिलते। हमारे पास सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं है लोगों के अंदर कि ये मिर्गी का दौरा है। उनके दिमाग में एक चीज़ है कि मिर्गी के दौरे में पूरा जिस्म मुतासिर होगा, वही मिर्गी का दौरा है। अगर मैं आपको बताऊं कि एपिलेप्सी की बहुत ज़्यादा वेरिएंट हैं। आपको एक फोकल यानी कि एक पर्टिकुलर जगह, एक ख़ास जगह पे जिस्म पे आपको दौरा पड़ सकता है या जिसमें पूरा जिस्म भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा क्लास में एकदम एक्टिविटी करते करते एकदम साकित हो जाता है या उसकी नज़रें ठहर जाती हैं, वो एकदम से घूरने लग जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, उसको टीचर भी ओवरलुक कर देती है और घर में अगर इस तरह का होता है तो पेरेंट भी ओवरलुक कर देते हैं। दिस इज़ इसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर, जो कि बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है और हमें इस चीज़ की आगाही नहीं है कि ये भी एक किस्म का मिर्गी की दौरे की अलामत है, तो लोग अमूमन इसको ओवरलुक कर जाते हैं। और फिर आपने जैसे ट्रीटमेंट की बात की सिद्रा, बिल्कुल ये मैनेजेबल ट्रीटेबल डिजीज़ है और हम इसकी मेडिसिन टाइमली लेके बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लोग समझते हैं कि इसको एपिलेप्सी है तो अब ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये प्लीज़, ये जो हम आगाही का मन सेलिब्रेट करते हैं या उसको बताते हैं, वो लोगों में बेसिकली यही चीज़ को अवेयरनेस पैदा करनी है कि आपको कोई अनयूजुअल फीलिंग, अनयूजुअल बिहेवियर लोगों का नज़र आ रहा है, उसको आप हल्का ना लें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इवेलुएट हो सके, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हम इसकी आगाही की बात करें, आपने कहा कि कई दफ़ा जो फिट्स होते हैं या जो दौरे होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या एक दौरा, यानी पहली दफ़ा अगर आपको किसी को आपने इस हालत में देखा, दैट इज़ रीज़न इनफ टू कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर आप एज अ डॉक्टर या एज अ फिजिशियन कहते हैं कि आप मॉनिटर करें पेशेंट को, और अगर 2-3 इस तरह के इंस्टेंसेस हों तब डॉक्टर को रुजू करें? डॉक्टर को किस स्टेज पे जाके इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए?
अच्छा सिद्रा, देखिए जैसे मैंने बताया कि दौरे की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो एपिलेप्सी का हो, कोई पैनिक अटैक भी हो सकता है, लोग उसको भी, कोई मेंटल अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। अमूमन बच्चों में देखा होगा फिब्राइल सीजर्स भी होते हैं, जब बुखार चढ़ता है, तेज़ बुखार चढ़ा, बच्चों को दौरे पड़ जाते हैं। तो अमूमन ये देखें, अगर आपको एक अनयूजुअल बिहेवियर है, आप उसको इवेलुएट डॉक्टर से कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको टैग नहीं कर सकते कि एपिलेप्सी है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके 2 दौरे पड़े हों या 24 घंटे के वक्फे से, या आपको कंटिन्यूस एक ही टाइम पे दो दौरे पड़े हों, तब आप उसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन आप घर पे बैठ के आप इंतज़ार करें, ये एक गलत चीज़ है। अगर आपको लगता है कि अनयूजुअल बिहेवियर है बच्चे का या बड़े का, या अनयूजुअल सा कोई एक ऐसे अलामत आपको आ रही है, तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, 2 छोटे-छोटे जी बिल्कुल जी। उस्मा, 2 छोटे-छोटे सवाल होंगे, मैं चाहूँगी कि हम इसको आज के वक्त में ही कर पाएँ। नंबर 1, जैसे आपने कहा कि दौरे की नौयत अलग अलग है, कुछ लोग बिल्कुल साकित हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, कुछ लोगों पे आपको एक बड़ा वायलेंट सा दौरा नज़र आ रहा होता है। जब दौरा पड़ रहा हो तो उसको क्या फर्स्ट एड दी जा सकती है? सिद्रा, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसको दौरा पड़ रहा है, देखें बीमारी उसको भी पता हो, जब उसको ये कैफियत, क्योंकि इससे पहले एक कैफियत होती है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एड ये है कि उसके सराउंडिंग में, हम कहते हैं ना, आगाही से पेशेंट को पता नहीं हो, आपके इर्द गिर्द के लोगों को ही पता हो। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे या वर्क प्लेस पे अगर किसी को इस सूरत में देखें, तो सबसे पहले इसको एक सेफ प्लेस पे जगह करें, ताकि अगर वो गिरे तो उसको कोई खुदा ना खासा कोई बुरी चोट ना लगे। और इसी तरह से अगर कभी दौरा पड़ता है, पेशेंट गिरता है, तो आप उसको करवट पे लिटाल दें, क्योंकि करवट से क्या होता है कि जो चांसेस होते हैं इनहेल के, वो ख़त्म हो जाते हैं। और प्लीज़, ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कहना चाहूँगी, लोग इसको छुपाते हैं। तो बच्चे को जब एडमिशन कराने जाएं, आपके बच्चे की इस तरह की कैफियत है, स्कूल वालों को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसी तरह अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने जहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट एड का। तो हमारे स्कूल्स, एब्सोल्युटली, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे मोहल्ले और ख़ास तौर पे हमारा घर इक्विप्ड होना चाहिए ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। दौरों की नौयत मुख्तलिफ होती है, उस वक्त फ़ौरी तौर पे पेशेंट को सेफ़ करना, उसको चोक ना होने देना, अगर वो गिरे तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इन चीज़ों को छुपाइए नहीं, ये काबिल इलाज हैं और उसमें कोई शर्म या एम्बैरसमेंट की बात नहीं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उस्मा हमीद हमारे साथ मौजूद थी ये पूरा महीना एपिलेप्सी और मुख्तलिफ इसी तरह की बीमारियों की आगही के हवाले से। देखिए, जिस चीज़ के बारे में हम पता होगा, हम उससे डरेंगे नहीं, बल्कि उसके इलाज के करीब पहुँचेंगे।